नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत उत्तराखंड टेट का यहाँ पर प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो 2017 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अभी आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन बैंक अवश्य बना लीजिएगा। इससे आपको क्या है कि यहाँ से 2 से 4 प्रश्न का टारगेट आपको अवश्य बढ़ जाता है। तो हम सभी राज्यों का प्रश्न पत्र लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा। और इसके पहले जो भी आपको यहाँ EVS का जेटेट का न्यू सिलेबस जैक की तरफ से दिया गया है, उसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, अब वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर हम चला रहे हैं EVS का क्वेश्चन बैंक। तो आप सभी क्वेश्चन बैंक भी बना के देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और देखिए क्वेश्चन बैंक के आधार पर जो प्रश्न आ रहे हैं उसको हम अलग से हर टॉपिक को आपको इसमें करवाएंगे। तो आप इसलिए अभी देख लीजिए, उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो सिलेबस बना हुआ था उससे जो जो मैच करता है उसको छोड़ के जो भी नहीं कर रहा है वो आपको ये सारा चीज़ हम अलग से उसका क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होती है चक्रीय, एक दिशा में, बहुदिशा में, वर्गीय, क्या होता है। ठीक है, देखिए तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में एक रेखीय चलता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है WWF नेचर का प्रतीक है। WWF देखिए बार बार आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये क्या है? जंगली हाथियों का जो स्कीम है, इसमें नेचर का प्रतीक किसको बनाया गया था? गरुड़ को, रीछ को, भाग को, भीमकाय, पांडा को, किसको बनाया गया? ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो WWF जो है 1961 में अपनी स्थापना से ही, जिसमें स्थापना हुआ था उस समय संगठन का प्रतीक चिन्ह के रूप में भीमकाय पांडा को अपनाया है। ठीक है, तो ये जाइंट पांडा इसको कहते हैं या भीमकाय पांडा, तो ये पांडा इसका प्रतीक चिन्ह होगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? वर्षा का प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? भूमिगत जल स्तर पर, कृषि क्षेत्र में जलाशयों की संख्या, कृषि क्षेत्र में मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान, किसी क्षेत्र के प्रमुख मौसम। तो वर्षा का जो प्रतिमान होता है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो देखिए वर्षा का प्रतिमान जो होता है उस क्षेत्र में उसके जलाशयों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने जलाशय हैं। जितना ही जलाशय होगा वर्षा का प्रतिमान उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जलाशय की संख्या पर निर्भर करता है। 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ठीक है, अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से स्थान हैं? ठीक है, तो देखिए प्राणी उद्यान है, पादप उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा आपका है इसमें बताना है। ठीक है, देखिए कौन सा उद्यान है, तो यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया है 1 और 2, बी में दिया है 2 और 3, सी में दिया है यहाँ पर 3 और 4,
और डी में दिया है 1 और 5। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से स्थान है जैव विविधता के संरक्षण के लिए? तो आपको देखिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, ये 2 को बनाए गए। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर प्राकृतिक प्रवास से जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। संज्ञानात्मक उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या इसमें जरूरी होगा? तो देखिए सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण में संज्ञानात्मक या उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए उम्र के अनुसार, ये सही है। अनुकूलन तथा धमकी रहित प्रवेश, एकदम अनुकूलित होना चाहिए और उसमें कोई धमकी और डर भय नहीं होना चाहिए, तब बच्चा ये सीख सकता है, ये भी सही है। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, स्कूल में जाने पर उसका आकलन और उसका व्याख्या जो प्रस्तुत करना है, राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है उच्च बीओडी संकेतक है, उच्च बीओडी संकेतक है। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? ये एक बार आपका झारखंड के एग्जाम में आया था, तो ये होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन और डी से डिमांड। ठीक है, तो बीओडी जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन की मांग को कहा जाता है, याद रखिएगा बीओडी आता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? कीटनाशक प्रदूषण का, कार्बनिक प्रदूषण का, कार्बनिक या भारी धातु प्रदूषण का, किसका है? ठीक है, तो देखिए उच्च बीओडी जो संकेतक है वो कार्बनिक प्रदूषण का है, कार्बनिक प्रदूषण का है, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग एक विशिष्ट समय पर किसी तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा इसको भंग कर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इसमें कार्बनिक प्रदूषण का हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक प्रदूषण का ये संकेत है आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक है, महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक है रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जेनोन, कौन है? ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक में कौन कौन आता है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए घर के अंदर जो हम लोग दहन के स्रोत, चूल्हा जलाने से बिल्डिंग व औद्योगिक दहन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडॉन आदि आंतरिक वायु प्रदूषण के स्रोत है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और रेडॉन, ये महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत जो भीतर हम लोग घर के भीतर जलाते हैं तो वो पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ये बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या मीजोस्फीयर में। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो पर्यावरण में पृथ्वी से समताप मंडल से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होते हैं, जिसकी खोज क्रिस्पन एस्कोनेन ने 1939 में की थी। ठीक है, ओजोन परत को ही ओजोन स्फीयर भी कहते हैं और ओजोन एक जहरीला गैस है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ओजोन परत। देखिए ये परत वाला जो है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल के विभिन्न परतें, इसको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, ये आपको क्लास 6-7 में है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, वायुमंडल के विभिन्न परत, यहाँ से एक प्रश्न आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, इसको हम बाद में आपको ले चलेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जैव खाद के बारे में? ठीक है, देखिए जैव खाद में कौन कौन आता है, अब देख लीजिएगा। जैव खाद जो होता है जीव जंतुओं का जो खाद होता है उसमें, तो जैव खाद के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? तो यह मृदा की जलधारता क्षमता को बढ़ा देती है, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो जो जैव खाद जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो बनता है, जैसे गाय का, भैंस का, ये सब का जो खाद होता है उसको जैव खाद हम लोग कहेंगे।
तो क्या होता है, मृदा की जल धारिता क्षमता को बढ़ा देता है, ये सही है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी पादप या पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं हो सकते हैं। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, हाँ मृदा को क्या करता है ये जैविक खाद, तो ह्यूमस प्रदान करता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, ये भी सही है कि मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो कौन सही नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है गलत कथन को चुनिए, गलत कथन चुनिए, ठीक है। अगला है गलत कथन चुनिए। ए, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, ठीक है। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। दीर्घोपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण को कोई ध्यान नहीं रखता। दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक, आयोजित और अस्थायी विकास होता है, ठीक है। इसमें कौन गलत कथन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, ठीक है। ये आपका जो है पर्यावरण संरक्षण से है, सही है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल सही है। दीर्घोपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण को कोई ध्यान नहीं रखता, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान सभी का रखा जाता है। दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक, आयोजित और अस्थायी विकास में सहायक होता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी सही कौन नहीं है, तो गलत कथन कौन है, सी है, सी गलत कथन होगा। अगला है डबल रोटी बनाने के दौरान, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी, ये प्रश्न आता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन सा है आपको, ठीक है। तो देखिए डबल रोटी बनाने के दौरान जो होता है वो CO2 गैस उत्पन्न होता है, जिससे डबल रोटी बनाने वालों को खांसी या श्वसन में परेशानी आती है, ठीक है। तो ये डबल रोटी बनाने के दौरान कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है किसी नदी के तट पर जहां से अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए जल नमूने का pH मान 3.5 से 4.5 की पारस्परिक अम्लीयता पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का pH मान इतना हो गया है, ठीक है। साबुन और अपमार्जक, शीशे की बैटरी, प्लास्टिक के प्यालों के निर्माण करने वाला फैक्ट्री या एल्कोहल फैक्ट्री, किसके कारण हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री हो गया जिससे यहाँ पर अम्लीय पाया जाता है, तो शीशे की बैटरी, ठीक है, किसका है, यहाँ पर शीशे की बैटरी बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सा एसिड होता है, उसी एसिड के कारण जो है ये अम्लीय हो जाता है। अगला है वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किसका है, वैश्विक ताप वृद्धि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो देखिए वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत का जो योगदान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि या जिसको विश्व उष्णन या जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्लियर। चलिए 134 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है, मतलब इसमें कौन ऐसा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए कोयला और मृदा, वायु और सूरज का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्य जीव और खनिज, ठीक है। तो कौन इसमें समाप्त हो सकता है वो युग्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वन्य जीव और खनिज। वन्य जीव का अगर सुरक्षा नहीं दिया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं, और खनिज को सुरक्षा नहीं दिया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव और खनिज समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल कौन है, पादप, उत्पादक, सौर ऊर्जा या उपभोक्ता, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल कौन होता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा वो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए जो होता है उस सबसे प्रेरक बल होता है, तो राइट आंसर इसका सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। देखिए किस तरह के प्रश्न आपके हर राज्य के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको EVS में अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर बना के जाइए, कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस ईयर से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है परीक्षा में, ठीक है। और हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं हर बार प्रीवियस ईयर को, जिससे कि आप देख सकें, समझ सकें, ठीक है।
फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फसल मकई का लगाएं तो उसमें खरपतवार मतलब अनावश्यक चीज़ जो उस खेत में उगाते हैं उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो फसल के खरपतवार के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको बताना है। वे फसल कटाई सशर्त के कर्तन में व्यवधान डालते हैं। वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। वो फसल के पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वो पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कथनों के सही समुच्चय को चुनिए, इसमें सही कौन है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका वे फसल कटाई सशर्त कर्तन में व्यवधान डालते हैं। ठीक है, ये जो है आपको सही है। और फिर वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। वे फसल की दुष्प्रभाव, खरपतवार का दुष्प्रभाव क्या होता है बताना है। तो वे फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर था, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो 136 का यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी एक भी सही है, 2 और 3 ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तब विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांत को रट कर याद कर लेना, ये नहीं है, रटना वाला जो है कौशल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उद्देश्य में नहीं आएगा, रटने वाला राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला, जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है। जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है पचमढ़ी, पश्चिमी घाट, गिर जंगल, मधुबनी। ठीक है, तो जैव विविधता का संवेदनशील स्थल जो है वो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है पश्चिमी घाट के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। ठीक है, सही कथन का चयन करना, ये तो गलत है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ये भी गलत है। प्राकृतिक गैस का संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, सही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यानी सही कथन कौन है, तो सिर्फ सी वाला होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि, पृथ्वी पर ऋतु बदलती है क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के समाप्त है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष और इसे कक्षीय तल के सापेक्ष जो झुका हुआ है उसके कारण होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक कौन है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने का मुख्य प्रशिक्षण संकेत कौन है। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग होना चाहिए, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण भी होना चाहिए, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से समूह ए तथा समूह बी के शब्दों का मिलान कर प्रदर्शित कीजिए। नायलॉन, पीवीसी, बैकेलाइट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह से मिलाना है, कौन सा इसका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका 142 नंबर आंसर है, तो 3 ए का 3 होगा। देखिए यहाँ पे ए का 3, नायलॉन जो है क्या है, एक रेशा है। नायलॉन क्या है, रेशा है। ठीक है, नायलॉन क्या है, एक रेशा है।
पीवीसी क्या है? पीवीसी क्या है? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया ए का 3, ठीक है, ए का क्या हो गया? 3 हो गया। 3 किस में है? बी में है, ए का 3। और बी का क्या हो गया? 1 इसमें भी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वचालित वाहन उत्सर्जन का जैव संकेतक है। स्वचालित वाहन उत्सर्जन का जैव संकेतक है लाइकेंस, मॉसिज, लेंटाना या गुलाब का पादप। ठीक है, तो जो स्वचालित वाहन होते हैं, सेल्फ चलने वाले होते हैं, उसका जैव उत्सर्जक कौन होता है? यानी उत्सर्जन होता है तो उसका कौन जैव उत्सर्जक होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए ए होगा, लाइकेंस। कौन होता है? लाइकेंस होता है। प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनकी इस व्यवहार के उत्तरदायी है? भोजन उपलब्ध न होना, उग्र मौसमी परिस्थितियां, अधिक भीड़, घोंसले बनाने के क्षेत्र की कमी। क्या होता है इसमें? प्रवासी पक्षी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? वो एक मौसम के अनुसार होते हैं और उनका उस मौसम के अनुसार उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, और उग्र मौसमी परिस्थितियां के कारण ऐसा वो एक जगह से दूसरे जगह उसी के अनुकूलन चले जाते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 किसमें? बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रसायन अथवा कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं कहलाते हैं। कौन सा रसायन या कारक कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं? कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक, टेराटोजेनिक, न्यूरोटॉक्सिन। कौन सा होता है रसायन अथवा कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कैंसर मुख्यतः देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक कार्सिनोमास प्रकार का होता है जिसकी उत्पत्ति उपकला ऊतक से होती है। इसके लिए कार्सिनोजेनिक रसायन उत्तरदायी होता है, कार्सोजेनिक रसायन उत्तरदायी होता है, यानी 145 का ए आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका ज्वलन ताप जो होता है वो ऊंच होता है, आसानी से आग पकड़ते हैं ज्वलनशील पदार्थ। इनका ज्वलन ताप जो होता है ऊंच होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित जो सही कथन का, तो ये यहाँ पर निम्न होता है आसानी से आग, इसका ज्वलन ताप ऊंच होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते थे, तो गलत था कि आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। इनका ज्वलन ताप ऊंच होता है और आसानी से आग पकड़ते हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो इसका ज्वलन ताप तो निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ता है। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है, आसानी से आग पकड़ता है, बिल्कुल सही आंसर है। इनका ज्वलन ताप ऊंच होता है, आसानी से आग, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर है, जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है? निम्नलिखित में से किस कथन में उचित परिभाषा नहीं है? जलाशयों में अवांछित पदार्थ को मिलाया जाना, ये जल प्रदूषण का परिभाषा है, लेकिन नहीं वाला पूछा है, सही है। जलाशयों से वांछित पदार्थों का निकाला जाना, जलाशय से वांछित पदार्थों को निकाला जाना। ठीक है, जलाशय के दाब में परिवर्तन होना, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कथन है। जलाशयों के तापक्रम में परिवर्तन होना, ये सभी जो है जल प्रदूषण का परिभाषा चलेगा, लेकिन जलाशयों के दाब में ये गलत है। ठीक है, खरीफ फसल है, देखिए खरीफ फसल को पढ़ लीजिएगा। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये पर्यावरण में पूछता है, हम लोग के सिलेबस में है या नहीं, हम लोग को देख लेना होगा। ठीक है, तो इसका हम अलग से आपको नोट्स बना के देंगे। ठीक है, तो खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल कब होता है? ये बरसात के समय में होता है, और रबी फसल ठंडा के समय में होता है। ठीक है, तो खरीफ फसल में क्या आता है? तो खरीफ फसल में मक्का भी होता है, धान भी होता है। ठीक है, ये खरीफ फसल है। तो यहाँ पर 148 है, 148 का आंसर सी होगा, यानी वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें मक्का और धान मुख्य होता है। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम क्या होता? यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम क्या होता? बढ़ता, घटता जाता, दिन के समय बढ़ता, रात के समय घटता, अप्रभावित रहता है। ठीक है, क्या होता आपको बताना है। ठीक है, यदि पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापक्रम दिन में बढ़ता और रात के समय घटता, दिन में बढ़ता, रात में घटता। अगला है, कोयला जिसके अवशेषों से बनता है वो कौन होता है? केवल वनस्पति से, केवल जंतु से, वनस्पति और जंतु दोनों, न वनस्पति न जंतु। ठीक है, तो कोयला वनस्पति के अवशेष से बनता है।
पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेषों से कोयला का निर्माण होता है, तो केवल वनस्पति इसका चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने उत्तराखंड तट का देख लिया है, और बाकी इसके नीचे देखिए उसका आंसर शीट भी आपको हम इंक्लूड कर देते हैं, जो आप एक लाइन से देख सकते हैं, सब चीज़ क्लियर किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन बैंक को भी परीक्षा में जाने से पहले अवश्य एक बार देख के जाइएगा, और बाकी जितना सिलेबस बना हुआ है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो ईवीएस का क्वेश्चन बैंक और साथ में पूरा सिलेबस 150 रुपये में, और 1 से 5 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में, या 6 से 8 की तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में, दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये लगते हैं, ठीक है। जुड़ जाइएगा, धन्यवाद।